करते। हमारी सबकी जिम्मेवारी, हम अपने अपने गांवों के स्कूल में जाके पहले डोनेट करते हैं, फिर दूसरों को प्रमोट करते हैं। और हमारे खुद ये स्वयं सहायता समूह है, हमें गवर्नमेंट से कोई एड नहीं मिलता, ना हम इतनी कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट देती है तो ठीक है, लेकिन हमने ऐसा कोई बड़ा एड नहीं लिया। हम सब मंथली एक कलेक्शन करते हैं और उसके थ्रू ये सब प्रोग्राम करते हैं। उसमें हमारे पास आर्ट एंड कल्चर है, भाषा को बचाने का है, एक हमारा थिएटर को लेकर है, धार नाट्य मंडल, उसका प्रेसिडेंट मैं हूं। तो आज हमारी ये पूरी टीम पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन धात के बारे में देगी, उसके बाद हम पौधारोपण करेंगे। बस इतना सा कार्यक्रम है। मेरे ख्याल सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए अर्चना आप बताइए धात के बारे में, धात क्या है? थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लग रहा है, आज काफी ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद है स्वतंत्रता दिवस के लिए। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कुलपति महोदय का कि आज उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर आए और हरेला पर आप लोगों के साथ बातचीत करें। मैं धात संस्था की ओर से आई हूँ और धात का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो धात शब्द का अर्थ होता है आवाज लगाना। यह एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, गढ़वाली का। जब हम किसी एक इंडिविजुअल को आवाज लगाते हैं तो उसे धय लगाना कहते हैं, लेकिन जब हम एक लोगों के समूह को आवाज लगाते हैं तो उसे धात कहते हैं। और वही हम करते भी है, लोगों को आवाज लगाते हैं किसी भी कारण से, किसी भी मुद्दे से जुड़ने के लिए, और वही हमारा काम रहता है। धात की स्थापना सन 1987 में हुई थी, आज से कई साल पहले। और तब से लगातार धात काम कर रही है उत्तराखंड के सामाजिक मुद्दों को लेकर के। और ये बिल्कुल भी एक एनजीओ नहीं है, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक कम्युनिटी ग्रुप है, जहां पर हम सब लोग वॉलेंटियर करते हैं, जैसा कैलाश जी ने भी बताया। क्योंकि हम सब नौकरी पेशा लोग हैं, अपने जॉब्स में से, अपने रूटीन्स में से समय निकालते हैं थोड़ा थोड़ा और कोशिश करते हैं कुछ सोशल चेंज लाने की। जैसे शुभम हमारे साथ आरजे हैं, मैम रिटायर्ड टीचर है, हिमांशु जी का अपना बिजनेस है, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, कैलाश सर टीचर हैं, आप सब जानते हैं मास कॉम की फील्ड में। तो हम इस तरह से काम करते हैं और बहुत सारे डोमेन्स में बहुत सारे मुद्दों पर काम करते हैं। और धात अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं, हालांकि धात की यात्रा 38-40 सालों की हो चुकी है और एक गढ़वाली पत्रिका के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। और अभी अगर हम करेंटली बात करें तो बहुत सारे डोमेन्स में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कैलाश जी ने भी बताया, हमारा एक कार्यक्रम है एक कोना कक्षा का, जिसमें हम लोग सरकारी स्कूलों में किताबों की एक छोटी सी लाइब्रेरी स्टैब्लिश करते हैं, जहां पर बच्चों को अदर देन द करिकुलम, जो स्टोरीज की बुक्स होती हैं, पोएम्स की बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, कार्टून्स होते हैं, कॉमिक्स होती हैं, उस तरह की किताबें हम बच्चों के पास भेजते हैं। उसमें चंपक, नंदन मंथली भेजी जाती हैं और इस तरह से सरकारी स्कूल के किसी एक कोने में ये किताबों का कोना बन जाता है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी आम समाज के ही सहयोग से, यानी कि मात्र 100 रुपए मासिक से कोई भी ये कोना शुरू कर सकता है किसी भी स्कूल में। हम लोग कोशिश करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, क्योंकि पलायन बहुत ज्यादा हो गया उत्तराखंड में, कि आपके गांव के जो स्कूल है वहां पर जरूर आप एक कोना स्थापित करें। लेकिन उसके अलावा भी आप किसी भी सरकारी स्कूल में कोना शुरू कर सकते हैं और मात्र 100 रुपए मासिक सहयोग से, सालाना 1200 रुपए से। और इस कोने में बच्चों के लिए ये सुंदर सुंदर किताबें भेजी जाती हैं। और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उत्तराखंड में भी 850 से भी ज्यादा स्कूलों में आम समाज के सहयोग से हम इस तरह के कोने शुरू कर चुके हैं, जो अभी चल रहे हैं। वो पिथौरागढ़ से लेके उत्तरकाशी, गोपेश्वर, हर जगह है। इसी तरह का एक कार्यक्रम हमारा पुनरुत्थान है, जो 2013 में आई आपदा के बाद शुरू हुआ था, उन बच्चों की शिक्षा को लेकर के जो अपने अभिभावकों को उस आपदा में खो चुके थे, विशेषकर घर का जो कमाने वाला सदस्य था उसे। तो 800 रुपए मासिक एक सहायता के साथ हमने उन बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, और वो भी पूरी तरह कम्युनिटी सहयोग से ही किया। उसमें भी हम लोग 100 रुपए न्यूनतम, और उसके अलावा अगर कोई एक इंडिविजुअल बच्चे को सपोर्ट करना चाहता है तो 800 रुपए मासिक से, या अगर 12th से ऊपर आगे का बच्चा है तो 1000 रुपीज हम उसे मंथली स्कॉलरशिप देते हैं बच्चे को। तो इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ 150, 200 और 200 से भी ज्यादा बच्चे तक एक समय पर रहे हैं। करेंटली 55 बच्चों के साथ ये कार्यक्रम चल रहा है और ऑन रिकॉर्ड हम उनके खातों में अभी तक इसी तरह आम समाज के सहयोग से 45 लाख से भी ज्यादा रुपए उनके खातों में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो ऐसे ही हमारा एक कार्यक्रम अभी हाल ही में, जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, उसके बाद लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा था।
उसके बाद हमने अंकिता एक ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें हम जेंडर इक्वालिटी और लाइफ स्किल्स को लेके स्कूल्स और कॉलेजेस में भी सेशंस करते हैं, अवेयरनेस लाते हैं, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड के साथ, बट जेंडर इक्वालिटी का बॉयज और गर्ल्स दोनों के साथ। इसी तरह हमारा साहित्य एकांश, भाषा एकांश, लोक नाट्य धार नाट्य मंडल, जिसको कैलाश खंडवाल जी लीड करते हैं, इस तरह से हमारे बहुत सारे कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। साथ ही धात का उत्तराखंड में एक और बहुत बड़ा रोल है, वो है हरेला को लेकर के, और उसके बारे में बताने के लिए हमारी साथी आशा डोभाल जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो आपको बताएं। थैंक यू अर्चना। इस यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यालय की फैकल्टी, बच्चे और पूरा स्टाफ, सर्वप्रथम मैं आज स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। 2 लाइन से शुरुआत करूंगी। कुछ धरा कुछ क्षितिज, कुछ धरा कुछ क्षितिज, कुछ आसमान होना चाहिए। कुछ धरा कुछ क्षितिज, कुछ आसमान होना चाहिए। इस समन्वय का सुखद एहसास होना चाहिए। इस समन्वय का सुखद एहसास होना चाहिए। यानी कि आज हम मिले हैं इस 15 अगस्त के पुण्य पर्व पर और हमें आपके इस प्रांगण में आने का अवसर मिला। जैसे कि अभी धात के बारे में अर्चना ने बताया, तो धात जो संस्था है वो बहुत सारे कार्य करती है, उसके बारे में बताया। लेकिन हरेला हमारा एक पर्व है और ये हम लोग पहले शायद नहीं जानते थे कि हरेला है क्या। हरेले के बारे में न बच्चों को जानकारी थी, क्योंकि बहुत लोग ये पहाड़ों में मनाया जाता था, बेसिकली कुमाऊं का ये त्योहार हुआ करता था। तो कुमाऊं में लोग जब हरेला मनाना होता था, जो जुलाई के महीने में सावन की जो पहली संक्रांति आती थी, उस संक्रांति पे से 10 दिन पहले छोटी छोटी टोकरियों में, मिट्टी के बर्तनों में 12 किस्म के अनाज बोते थे और वो अनाज बो करके देखते थे कि जब जिस दिन संक्रांति आती थी उस दिन उनको देखा जाता था कि ये कौन सी इसमें सबसे ज्यादा अच्छे हुए हैं, किसमें सबसे ज्यादा अच्छे पत्ते निकले हैं। तो उससे अनुमान लगा लिया जाता था कि ये फसल इस बार सबसे अच्छी हो सकती है, क्योंकि पहले इतनी ज्यादा तकनीक तो थी नहीं, लोगों का अपना तजुर्बा था, अपना अनुभव थे, उसी से अंदाज लगाते थे। तो उसी फसल को वो उस साल बोते थे कि ये फसल इस बार अच्छी होगी। धीरे धीरे पहाड़ों में, बिहार में और लोग अपने तरीके से इस त्योहार को मनाने लगे। लेकिन जब पहाड़ों से पलायन हो गया तो वहां पर त्योहार जो है वो कम होने लगा, क्योंकि देहरादून में आके शायद सब लोग भूल जाते हैं कि हम गढ़वाल में क्या क्या करते थे। तो फिर धात ने 2010 में आह्वान किया कि हम हमारे जो लोक पर्व हैं हम इनको भूलते जा रहे हैं और हमें इसके लिए आगे आना चाहिए। तो धात संस्था ने हरेला का पर्व मनाना शुरू किया 2010 से स्टार्ट करके, उसके बाद अपने तरीके से मनाते रहे। लगाते लगाते जब हमने क्या किया, धात लगाई कि आइए हमारे साथ आइए और आप भी हरेला मनाइए। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे जब, तो उस समय हम उनके पास गए और उनको हरेला के विषय में बताया, जानकारी दी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है अपना हरेला का कार्यक्रम आप मुख्यमंत्री आवास में मनाइए। तो पहला हमने वहां पर मनाया। उसके बाद लगातार शासन के साथ हम इसको मनाते रहे। हमने शासन को प्रपोजल दिया कि हरेला को एक राज्य पर्व घोषित किया जाए। हमारी बात सुनी गई और हरेला को राज्य पर्व का दर्जा मिला। साथ ही कभी हरेला की छुट्टी नहीं होती थी, तो ये श्रेय भी धात को ही जाता है कि हरेला की छुट्टी कराने का। और अभी ऐसे ही हमारा एक त्योहार है फूलदेई। तो फूलदेई की शायद ये भी हमने मनाना शुरू किया। इसके लिए हमने विद्यालयों से बहुत 10,000 सीट्स हमने विद्यालयों में भेजी और उनको फूलदेई के बारे में बताया। तो हो सकता है अगले साल से फूलदेई की भी छुट्टी मिलने लगे। तो ये लोक पर्वों को हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। फिर हमने इसको हरेला मनाने खाली बीजों तक न सीमित रख के हमने इसको पर्यावरण से जोड़ दिया, वृक्षारोपण से जोड़ दिया कि हर साल हम खाली बीज बोएंगे और ये देखेंगे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो हमने पर्यावरण से जोड़ा और फिर हमने वृक्ष लगाने शुरू किए। अब हम हर साल इसको 1 महीने का मनाते हैं, पूरा 1 महीने का। हरेला तो 1 दिन का होता है, लेकिन 16 जुलाई से हमने इसका स्वागत मार्च किया था
और जो हमारे पेड़ कनॉट प्लेस पे जो पेड़ कट गए थे उनको श्रद्धांजलि दी। उसके बाद से हम लगातार विद्यालयों में जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, और जैसे कि आज आपकी यूनिवर्सिटी में आए हैं, गांव में, मोहल्लों में, सब जगह जाकर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो भी हरेला के पर्व को मनाएं और वृक्ष लगाने की इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े। आज भी मैं देख रही थी कि जब धूप में सब लोग खड़े थे तो उधर जो लोग खड़े हैं सब पेड़ की छांव ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये पेड़ ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, चाहे वो पर्यावरण हो या हमें छाए दे या हमें लकड़ी दे या हमें ऑक्सीजन दे, सभी कुछ इन पेड़ों से हमें मिलता है। तो इन पेड़ों की हमें रक्षा करनी चाहिए और लगाने के साथ साथ क्या हमें इनका संरक्षण भी करना चाहिए। जो हमारे बड़े पेड़ हैं, बहुत जो 500 साल पुराने हैं, 600 साल पुराने हैं, उनकी रक्षा करने का भी दायित्व हमारा है, क्योंकि हम आम समाज के लोग हैं और अगर समाज इनके लिए आगे नहीं आएगा तो ये जो है कटते चले जाएंगे। अब आप सोचिए, हमारे बुजुर्ग हैं, अगर हमारे बुजुर्गों को थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, नुकसान होता है, तो हमें कितना बुरा लगता है। तो ये भी तो हमारे बुजुर्गों के समान है। तो हम कोशिश करें कि एक पेड़ तो हर वर्ष लगाएं, और एक पेड़ हर वर्ष नहीं लगा सकते तो पूरी जिंदगी में कम से कम 2-4 पेड़ तो लगा लें, ताकि हम इस पर्यावरण को अच्छा बना सके और इस धरती को हरा भरा कर सके, इस धरती का श्रृंगार कर सके और सबका जीवन बचा सके। थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगी हिमांशु आहूजा जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। थैंक यू आशा जी। ठीक है, सर्वप्रथम आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जहाँ आप लोग खड़े हैं वहाँ पेड़ थोड़े कम हैं, इसलिए धूप थोड़ी ज़्यादा है और आप सब लोग पसीने से थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं। तो हम ज़्यादा कार्यक्रम को खींचते नहीं हैं। मेरा सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है कि अपनी ज़िंदगी में कुछ पेड़ ज़रूर लगाएं, ताकि इसे धूप हमें परेशान ना करे। और धूप से ज़्यादा और भी बातें हैं आगे करने के लिए, लेकिन हम आपके लिए कुछ पेड़ भी लाए हैं लगाने के लिए। और आपका इतना हरा भरा कैंपस है, मुझे लगता है कि यहाँ पर तो सैकड़ों पेड़ लग सकते हैं, इतनी गुंजाइश है। और सैकड़ों पेड़ लग जाएंगे तो यहाँ कितनी छांव रहेगी, ये सोच के भी बहुत आनंद आता है। तो चलिए हम पौधारोपण के लिए चलते हैं, 2 पेड़ हम लगाते हैं, उसके बाद हम ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि 2-2 करते हुए आप सैकड़ों पेड़ और बढ़ाएंगे। तो अगली बार जब हम आए यूनिवर्सिटी में तो हमें भी छांव देखने को मिलेगी आप सबके लगाए हुए पेड़ों की। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। और साथ ही हमारा आग्रह रहेगा, जैसे सर ने भी कहा, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पेड़ जरूर लगाएं। और धाद की एक और मुहिम है हरेला वन, क्योंकि आजकल हम लोग शहरों में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत जगह होती नहीं है पेड़ लगाने की, तो हम लोग गमलों में पौधे लगाकर खुश हो जाते हैं। तो हमने हरेला वन का एक क्रम शुरू किया है, जिसमें पहला वन हमारा स्मृति वन माल देवता स्थल गाँव में बनाया गया है। कम्युनिटी फॉरेस्ट है, आम लोगों के सहयोग से एक वन बनाया गया जहाँ पे 250 से ज्यादा पेड़ लग चुके हैं। और उसी क्रम में बाल वन बनियावाला में और एक मित्र वन नकरौंदा में बन रहा है, जहाँ पर 100 रुपये मासिक सहयोग से आप एक पौधा लगा भी सकते हैं और उसका संरक्षण भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अगर आप उस मुहिम से भी जुड़ना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम है। और साथ ही हमारा हरेला माह का समापन हम लोग 17 अगस्त को करने वाले हैं, यानी कि परसों, संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में हरिद्वार बाईपास रोड पर रिस्पना के पास, पहाड़ी भोजन के साथ शाम को 6 बजे से। तो आप सभी निमंत्रित हैं, जरूर आइएगा। ढोल दमों की थाप और पहाड़ी भोजन का आनंद लेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पे रात से आए सारे लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो आए और हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। कौन सा वो प्लांटेशन